हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जो आपको पता है कि आजकल ब्लैक फंगस और इस तरीके से बहुत सारे जो वायरल डिजीज़ हमारे बीच में आ रहे हैं, जैसे कि कोरोना वायरस आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो यहाँ पे मैं कुछ वायरस के बारे में हल्का फुल्का आपको समझाने की कोशिश करूँगा और थोड़ा बहुत फंगस के बारे में भी कुछ हल्की फुल्की जानकारी देने की कोशिश करूँगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फंगस, ये जो पैथोजन होते हैं, ये क्या चीज़ होते हैं। ठीक है, इसके बारे में शायद आप लोग बचपन से सुन रहे होंगे कि कोई भी माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जिससे हम जो डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उन्हीं को पैथोजन कहा जाता है। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन नाम ऐसे हैं जो अक्सर आप लोग सुनते रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया और आजकल फंगस बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो हम कुछ कॉमन पैथोजेंस के बारे में थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और फिर धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हमने कुछ पैथोजेंस के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजोन्स। ये चारों ऐसे पैथोजेंस हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। ज़्यादातर बीमारियाँ इन्हीं पैथोजेंस से होती है। पैथोजेंस मतलब ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जिससे डिजीज़ होती है, उन्हीं को पैथोजन कहा जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया से कुछ कॉमन डिजीज़ जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है टाइफाइड, कॉलेरा, टीबी। ये जो कॉमन इंडियंस हैं वो सब भी जानते हैं। टाइफाइड फीवर बहुत ही कॉमन है, गांव में अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से कॉलेरा जो डिजीज़ है ये भी बहुत कॉमन है। टीबी बहुत कॉमन डिजीज़ है। ठीक है, तो कुछ कॉमन डिजीज़ के बारे में हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश किया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वायरस लिखा हुआ है। वायरस से भी बहुत सारे टाइप के डिजीज़ होते हैं। खाली एनिमल्स के अंदर ही नहीं बल्कि प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारी बीमारियां वायरस से होती हैं। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में डिजीज़ होने वाले, एनिमल्स में जो कॉमन डिजीज़ हैं उसी के बारे में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कॉमन कोल्ड है, जो आम दिनों में जो सर्दी खांसी हो जाती है उसी को कॉमन कोल्ड कहा जाता है। ये भी एक वायरल डिजीज़ है लेकिन ये बहुत कॉमन है, बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे आप गांव में रहते हों, चाहे आप शहर में रहते हों या किसी भी एरिया में रहते हों, कॉमन कोल्ड बहुत ही कॉमन बीमारी, इसीलिए इसका नाम कॉमन कोल्ड भी शायद रख दिया गया है। ठीक है, उसके बाद एड्स है, बहुत ही कॉमन है, हर कोई एड्स के बारे में ज़रूर सुना होगा और ये हर कोई जानता है कि एड्स वायरस से फैलता है और एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है। ठीक है, उसके बाद पोलियो है। पोलियो के बारे में भी बहुत ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, हर कोई जानता है कि पोलियो वायरस भी बहुत ख़तरनाक वायरस है और इससे हाथ या पैर जो है पैरालाइज हो जाते हैं और जो बच्चा होता है, ख़ास करके 4-5 साल के जो ड्यूरेशन होती, जो एज होती है, उसी टाइम पे ज़्यादा अटैक करता है और यहाँ पे बच्चे का जो हाथ पैर होता है ना वो पैरालाइज हो जाता है, सही से काम नहीं कर पाता। उसी तरीके से डेंगू के बारे में भी आपने सुना होगा, ये भी बहुत कॉमन वायरल डिजीज़ है। लेकिन आजकल का जो वायरस जो हम थोड़ा बहुत आपको कोरोना वायरस है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको वायरस ही का हम देने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे फंगस लिखा हुआ है। फंगस भी आजकल बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, खास करके ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस और सबसे ज़्यादा कॉमन आजकल ब्लैक फंगस दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, टेलीविज़न चैनल से देखते होंगे, ठीक है, या किसी भी कॉमन प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया पे आप अक्सर ब्लैक फंगस के बारे में सुनते रहते हैं। तो ब्लैक फंगस के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा मैं। ब्लैक फंगस से रिंग वर्म बहुत कॉमन डिजीज़ है, अक्सर लोग जानते होंगे रिंग वर्म के बारे में, ये भी फंगस से होता है। या कभी कभी नेल्स में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, सर में इन्फेक्शंस हो जाते हैं स्कैल्प के अंदर, तो ये भी फंगल डिजीज़ के अंदर है। उसी तरीके से प्रोटोजोन्स, ये भी एक पैथोजन है और इससे जो कॉमन बीमारी होती है वो मलेरिया है। मलेरिया भी बहुत कॉमन डिजीज़ है, हर कोई इसके बारे में जानता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूकर माइकोसिस, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, ठीक है, और येलो फंगस। ये तीनों आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन चल रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पेज पे आते हैं, थोड़ा सा वायरस के बारे में हमने यहाँ पे जानकारी देने की कोशिश की है, क्योंकि वायरस भी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप जानते हैं कि ये जो ज़माना है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना है, नॉलेज का ज़माना है, तो इस वक्त हर इंसान को कम से कम इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो कॉमन चीज़ें जो समाज में चल रही हैं उसको जानता हो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हमने वायरस के बारे में समझाने की कोशिश किया है। देखिए, जो भी वायरस हो, चाहे आप कोरोना वायरस की बात करते हो या कि इसके अलावा जितने भी वायरस होते हैं, HIV वायरस है जिससे एड्स होता है, या इसके अलावा जितने भी वायरस होते हैं, उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं। एक तो प्रोटीन का उसका घर होता है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और दूसरी चीज़ उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब होता है या तो उसका DNA होता है या फिर RNA होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है और इसी के अंदर सारे इन्फॉर्मेशंस लिखे होते हैं, सारे इन्फॉर्मेशंस इसी के अंदर समझ लीजिए कैद होते हैं और यही फिर क्या करता है, ये किस ऑर्गेनिज्म का है उसी हिसाब से उस ऑर्गेनिज्म को बना देता है। ठीक है, तो कोई भी वायरस हो उसके पास सिर्फ 2 ही चीज़ होती है, कैप्सिड और जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब वायरस के बारे में यहाँ पे देखिए, वायरस अगर लिविंग
में अगर हम देखें तो इसके पास लिविंग के भी कैरेक्टर्स होते हैं और इसके पास नॉन लिविंग के भी कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि ये जिंदा की भी कुछ कैरेक्टर्स रखता है और मुर्दा के भी कुछ कैरेक्टर्स रखता है। ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? जब ये सेल के अंदर होता है तब इसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस चलते रहते हैं, बहुत सारे प्रोसेस चलते रहते हैं। ठीक है, जिसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है साइंस की भाषा में। मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिससे चीज़ें, बड़ी चीज़ें टूट करके छोटी चीज़ बन जाती है या फिर छोटी चीज़ टूट करके बड़ी चीज़ बन जाती है, तो इसी को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। यहाँ पे अगर देखिए, अगर ये इन्वायरमेंट के अंदर है, ठीक है, हवा में है या पानी में है या किसी लकड़ी के ऊपर या किसी और सरफेस पे है, तो वो नॉन लिविंग जैसा बिहेव करता है और इसके पास कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी होती है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो उसके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलने चाहिए। अगर नहीं चल रहे इसके मतलब वो लिविंग नहीं है। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग सांस लेते हैं, रेस्पायरेशन होता है, जिससे हमें जो खाना हमने खाया होता है उससे एनर्जी मिलती है, तो ये भी एक टाइप का मेटाबॉलिक रिएक्शंस है। ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्शन इनसाइड द सेल। रिप्रोडक्शन मतलब होता है अपनी संतान को बढ़ाना। जैसे एक वायरस किसी सेल के अंदर इंटर किया तो कुछ देर बाद वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद 4 बना लेगा, 4 से 8, 16, 32, 64, इस तरीके से उसके नंबर बढ़ते चले जाते हैं। यानी कि संतान का जो नंबर होता है वो बढ़ता चला जाता है, इसी को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, जैसे हमारे अंदर इंटर किया, किसी प्लांट के अंदर इंटर किया या किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटर किया, तब उसके अंदर रिप्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब ये इन्वायरमेंट में रहेगा तो इसके अंदर कोई रिप्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब ये तो अपनी संतान को नहीं बढ़ाएगा। जितना ये स्टार्टिंग में रहेगा उतना ही रहेगा। इसीलिए वायरस को कहा जाता है कि ये जिंदा और मुर्दा के बीच की कड़ी है, यानी कि इसके पास लिविंग प्रॉपर्टी भी है, यानी जिंदा चीज़ की भी प्रॉपर्टी है, और नॉन लिविंग यानी कि मुर्दा चीज़ की भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, यानी कि इसके पास दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जब भी ये हवा में होता है, इन्वायरमेंट में होता है या किसी मुर्दा चीज़ के पास होता है या अंदर होता है, तो वो बिल्कुल मुर्दा जैसा होता है। और जैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटर करता है, चाहे हमारे अंदर, किसी और जानवर के अंदर, प्लांट के अंदर या किसी भी ऐसी चीज़ के अंदर जिसके पास लाइफ है, तब वो जिंदा के जैसे बिहेव करने लगता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ब्लैक फंगस के बारे में यहाँ पे देखते हैं। देखिए, ब्लैक फंगस को समझने से पहले थोड़ा सा हमें फंगस के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि फंगस आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। ठीक है, एक ज़माना था जब जादू चलता था, ठीक है, 1000 साल पहले, 1500 साल पहले तो जादू का ज़माना था। फिर उसके बाद आया लिटरेचर का ज़माना। आज जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना है, नॉलेज का ज़माना है। तो आपको या हमको या कोई भी कॉमन इंडियन हो, हर किसी को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, जो भी मार्केट में या जो भी सोशल मीडिया पे या जो कॉमन चीज़ें मार्केट में बीच बीच में आती रहती हैं, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो आजकल ब्लैक फंगस, वाइट फंगस या येलो फंगस के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो हमें इसीलिए थोड़ा बहुत फंगस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, इसीलिए हमने यहाँ पे फंगस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। देखिए, फंगस क्या होता है, जनरली हम ये सोचते हैं कि फंगस सिर्फ डिजीज़ करता है, बीमारी फैलाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुछ फंगस ऐसे भी होते हैं जो अच्छे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने बैड फंगस के बारे में लिखा हुआ, जिससे बहुत सारी टाइप की बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया। उसी तरीके से गुड फंगस भी होते हैं जो बहुत सारे अच्छे काम करते हैं हमारे लिए। जैसे ब्रेड बनाने के लिए फंगस का यूज़ किया जाता है, शराब बनाने के लिए जितने भी टाइप के शराब होते हैं, रम, विस्की, ठीक है, इस टाइप के सब कैसे बनते हैं, फंगस से बनते हैं। और उस फंगस का नाम होता है सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी। ठीक है, साइंटिफिक नेम है। एंटीबायोटिक्स, कोई ऐसा इंडियन नहीं होगा जो एंटीबायोटिक्स के बारे में नहीं जानता होगा। जितने एंटीबायोटिक्स बनते हैं, हर एंटीबायोटिक्स सिर्फ फंगस से, हम तो ये नहीं कह सकते सिर्फ फंगस से बनते हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से भी बनते हैं, लेकिन बहुत सारे एंटीबायोटिक्स फंगस से भी बनते हैं। ठीक है, और एंटीबायोटिक्स कितने इंपॉर्टेंस है हर कोई जानता होगा। जब भी हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाइए, तुरंत वो एंटीबायोटिक्स आपको प्रेस्क्राइब कर देता है। तो एंटीबायोटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो फंगस से बनाए जाते हैं। इसी तरीके से मशरूम, आप लोग जानते होंगे मशरूम के बारे में, ठीक है, तो मशरूम भी एक टाइप का फंगस है। अब देखिए, अगर हम फंगस के बारे में और डिटेल में बात करें तो फंगस को जब हम देखते हैं तो वो धागे जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, बहुत सारे धागे आपस में इंटरमिक्स होते हैं, ठीक है, जुड़े रहते हैं, जैसे नेटवर्क जैसा बन जाता है, जाल जैसा बन जाता है। ठीक है, अगर हम एक धागे की बात करें, यहाँ पे एक धागा अगर आप देखते हैं तो इसको हाइफे कहा जाता है, और जब बहुत सारे धागे यहाँ पे मिल जाते हैं तो इसी को माइसीलियम कहा जाता है। ठीक है, अब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, यहाँ पे हम फंगस की बात कर रहे हैं, तो उसको ज़िंदा रहने के लिए कम से कम 2 प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी होता है। एक प्रोसेस होता है ग्रोथ करना, यानी कि पहले वो पैदा होगा या बनेगा। ठीक है, जैसे हमारे अंदर होता है पहले बचपन, उसके बाद जवानी, उसके बाद बुढ़ापा, ऐसे इनके अंदर भी होता है। तो इनके अंदर भी ग्रोथ होने की ज़रूरत है। ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड आने की ज़रूरत है, यानी कि जवानी तक पहुंचने की ज़रूरत है। जवानी हालांकि यहाँ पे नहीं कहा जाता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैच्योरेशन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसको
फिर से क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। या इसी तरीके से दूसरा प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन, अपनी संतान को बढ़ाते रहना, 1 से 2 करना, 2 से 4, 8, 16, 32। तो इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन, यानी कि खाना। चाहे आपको ग्रोथ करना हो, चाहे रिप्रोडक्शन करना हो, यहाँ पे हम फंगस की बात कर रहे हैं, तो फंगस के लिए भी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अगर करनी है तो उसको अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन चाहिए, यानी कि खाना चाहिए। तो अब फंगस 3 तरीके से खाना खाता है, या 3 तरीके से या 3 जगहों पे वो रहना पसंद करता है। पहला तरीका उसका होता है सैप्रोफाइट। ऐसे फंगस होते हैं जो सड़ी गली चीज़ों पे रहना पसंद करते हैं, या जिसके अंदर नमी होती है। आप देखते होंगे बरसात के दिनों में, ठीक है, जो शूज़ होता है या कोई भी सड़ी गली चीज़ है, या घरों में खाना बच जाता है उसको हम कहीं पे भी रख देते हैं, या अचार होता है, अचार के ऊपर आपने देखा होगा बहुत सारे धागे आपको दिखाई देते काले काले कलर के, तो ये सब फंगस ही होते हैं, ठीक है। तो ये सैप्रोफाइट हैं, सड़ी गली चीज़ों को खाना पसंद करते हैं, ठीक है। सैप्रोफाइट मतलब होता है सड़ी गली चीज़ों को खाने वाले, ठीक है। दूसरी चीज़ है पैरासाइट। पैरासाइट उस टाइप के फंगस को कहा जाता है, या तो वो फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर रहते हैं, ठीक है। अगर अंदर रहते हैं या बाहर रहते हैं तो इसी टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, पैरासाइट। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहना ज़रूरी है। और यहाँ पे सैप्रोफाइट की जब हम बात कर रहे थे तब वो डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर वो सर्वाइव करता है, और लेकिन पैरासाइट के अंदर सिचुएशन में क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, कि वो लिविंग होना चाहिए, जिसके ऊपर वो रह रहा वो लिविंग होना चाहिए। जैसे कोई फंगस हमारे ऊपर पैरासाइट की तरह रह रहा है तो वो फंगस या तो हमारी बॉडी के अंदर रहे, ठीक है, किसी ऑर्गन के अंदर चला जाए, या फिर हमारी बॉडी के किसी सरफेस पे रहे, ठीक है, हाथ पे, उंगली पे, या सर के बालों सर के ऊपर, या किसी और जगह पे, ठीक है। और तीसरा तरीका होता है, तीसरे टाइप के फंगस होते हैं कोप्रोफिगलस, यानी कि जो गोबर पे पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि गोबर में भी कुछ ना कुछ नमी होती है तो वहाँ पे भी उनको सर्वाइव करने में आसानी होती है। इसीलिए जब कोई चीज़ सड़ी गली होती है या ख़राब हो रही होती है, या खाना जब हम कभी बचा करके रख देते हैं, स्टोर कर देते हैं, तो उसमें फंगस लगने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आजकल जो ब्लैक फंगस के बारे में बात की जा रही है, ब्लैक फंगस ज़्यादातर डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर सर्वाइव करते हैं। कोई लकड़ी है उसके ऊपर सर्वाइव करते हैं, या कहीं पर डंपिंग स्पेस है वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, या कहीं पे कूड़ा फेंकने की जगह है तो वहाँ पे आसानी से वो पाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, या ऐसे पेशेंट हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जिनको बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़ हैं, बहुत पुरानी डिजीज़ हैं, एड्स हो चुका है, या उनको डायबिटीज़ है, या इस तरीके से वो अभी कोरोना से ठीक होकर के घर पे आए हुए हैं, तो इस टाइप के जो पेशेंट हैं उनको ब्लैक फंगस से बचने के लिए क्या करना चाहिए, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से दूर रहना चाहिए, डंपिंग प्लेस के आसपास नहीं जाना चाहिए, धूल और मिट्टी में नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये आसानी से इस सारी बीमारी से बचा जा सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने थोड़ा सा ब्लैक फंगस के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। ब्लैक फंगस जो है फाइकोमाइसिटीज़ या जाइगोमाइसिटीज़ एक मेंबर होता है, उसके अंदर पाया जाता है। फंगस के अंदर बेसिकली 4 ग्रुप्स होते हैं, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़, ठीक है। तो उसमें जो फाइकोमाइसिटीज़ है उसी के अंदर ब्लैक फंगस को रखा जाता है। ब्लैक फंगस के अंदर 3 नाम यहाँ पे बहुत कॉमन है, एल्बुगो, राइजोपस और म्यूकर। और ये जो म्यूकर होता है ना, इसी को एक्चुअल में ब्लैक फंगस कहा जाता है, इसीलिए इसको म्यूकर माइकोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हमने बताया कि कोई भी फंगस हो उसको ज़िंदा रहने के लिए या उसको अपनी संतान बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है और उसको खाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर उसको खाना है, जब वो खाना खाएगा तो उसके अंदर ग्रोथ होगा, और जब वो ग्रोथ होकर के मैच्योर हो चुका होगा तब उसके अंदर रिप्रोडक्शन होगा, जैसा कि यहाँ पे हमने समझाया था। तो इस फंगस को भी जाहिर सी बात है अपनी संतानों को बढ़ाना है तो इसको भी रिप्रोडक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जब रिप्रोडक्शन करता है तो ये क्या करता है, स्पोर फॉर्मेशन करता है। स्पोर एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो हार्ड कोट से क्या होता है, कवर्ड होता है। उसके चारों तरफ बाउंड्रीज होती है बहुत मजबूत, ताकि वो एडवर्स सिचुएशन में, जब सिचुएशन अच्छा ना रहे, खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल ना रहे, या क्लाइमेट बहुत ज़्यादा उसके खिलाफ हो, ठीक है, मौसम उसके बहुत ज़्यादा खिलाफ हो, तब वो स्पोर फॉर्मेशन कर लेता है। और उसके बाद वो इन्वायरमेंट में कहीं पे भी डंपिंग प्लेस पे, ठीक है, गंदी जगहों पे या इस तरीके से सड़ी गली जगहों पे जब भी उसको जगह मिलती है तो वहाँ से फिर से वो ग्रोथ करना शुरू कर देता है। उसके बाद जब वो ग्रोथ करेगा तो फिर से मैच्योरिटी पीरियड आएगी और उसके बाद फिर से उसके अंदर रिप्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्लैक फंगस यहाँ पे अपनी संतान को आगे बढ़ाता रहता है और फिर से एक नए प्लेस पे जाता है, एक नए टारगेट को पकड़ता है और उसके ऊपर फिर से जाकर के वो डिजीज़ को फैलाता है, ठीक है। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हमें किस टॉपिक पे बनाना चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।